ओके। कल प्रीतम जी आपको कंफ्यूजन था कि वो फूटी जो मुंडा सब डिवीजन बना 1903 या 1905, वो 1905 ही होगा, ठीक है। गैजेटियर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, वो 1905 ही है। उसमें और ऐड कर लीजिए आप लोग, लिखिए तो। जो जो उस समय अनुमंडल बने थे, जो हम लोग देख रहे थे, छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1903 का, और इसके तहत हम लोग देख रहे थे कि 1905 में मुंडा सब डिवीजन बनाया गया था, उसी में और लिखिएगा। जब रांची जिला था उस समय और भी अनुमंडल बने थे, ऐड करके लिख लीजिएगा। रांची सदर और गुमला, रांची सदर और गुमला ये दोनों 1902 में। रांची सदर और गुमला 1902 में। खूंटी 1905 लिख चुके हैं। सिमडेगा 1915। ठीक है, सिमडेगा 1915। रांची से पहले जो जिला था वो कहाँ था? लोहरदगा था। लोहरदगा था, गुड। तो लोहरदगा से रांची जो है कब चेंज हुआ? लिखिए, लोहरदगा से रांची जो चेंज हुआ वो 1899 में चेंज हुआ, ठीक है। 1899 में। पहले भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जब लोहरदगा जिला था तभी भी हेडक्वार्टर कहाँ था? रांची ही था। लेकिन जिला जो बना वो 1899 में बना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका जो प्रशासनिक क्रियाकलाप जो चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो मिल रहा था, वो पहले लोहरदगा में था। और लोहरदगा से जो रांची चेंज हुआ वो कब हुआ? 1843 को, 1843 ईस्वी को। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोहरदगा से रांची आया 1843 ईस्वी को। कल हम लोगों ने देखा था कि 5 मार्च 1908 को गजट ऑफ इंडिया और कलकत्ता गजट में आपका इसका ड्राफ्ट जो है सीएनटी का प्रकाशित हुआ था। 11 नवंबर 1908 को सीएनटी लागू हो गया था। ये 9वीं अनुसूची में दर्ज है। 15 दिसंबर 91 को इसमें सरायकेला खरसावां शामिल हो गया, यानी वहां भी लागू हो गया। और 1987 को सीएनटी का हिंदी अनुवाद किया गया। अब आगे लिखिए। छोटा नागपुर प्रमंडल में निरस्त अधिनियम। छोटा नागपुर प्रमंडल में निरस्त अधिनियम, यानी सीएनटी 1908 जो है वो लागू होने से कौन कौन से बंगाल के जो कानून थे वो निरस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो पहला लिखिएगा, छोटा नागपुर भूस्वामी छोटा नागपुर भूस्वामी एवं अभिधारी प्रक्रिया अधिनियम। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं अभिधारी, अभिधारी का मतलब काश्तकार ही होता है, काश्तकारी जिसको बोलते हैं। भूस्वामी एवं अभिधारी प्रक्रिया अधिनियम 1879। अभिधारी प्रक्रिया अधिनियम 1879, 1879।
ये निरस्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, छोटा नागपुर रूपांतरण अधिनियम 1897। छोटा नागपुर रूपांतरण अधिनियम 1897, इसी को सारांशीकरण भी कहते हैं, सारांशीकरण अधिनियम। यही रूपांतरण अधिनियम जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, बेट बेगारी और आपका आबोआब टैक्स से रिलेटेड, जिसको नगद में कन्वर्ट किया गया था, ये भी निरस्त हो जाता है। तीसरा लिखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1903। छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1903। नेक्स्ट लिखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1905। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1905। और पांचवें नंबर पे लिखिएगा, बंगाल लगान परिनिर्धारण अधिनियम 1879, यानी 1879। बंगाल लगान परिनिर्धारण अधिनियम 1879। अच्छा, कुछ एरिया और थे जहां विशेष रूप से कुछ कानून जो है निरस्त किए गए थे, उसको भी लिख लीजिए। धनबाद तथा सिंहभूम जिले के, लिखिएगा आगे, धनबाद तथा सिंहभूम जिले के ईचागढ़ और चांडिल, धनबाद तथा सिंहभूम जिले के ईचागढ़ और चांडिल तथा पलामू जिले में निरस्त कानून, यानी धनबाद का ईचागढ़, सिंहभूम का चांडिल और पलामू जिला में निरस्त कौन कौन से कानून निरस्त हुए थे। तो पहला लिखिएगा, बंगाल लगान कानून 1859। बंगाल लगान कानून 1859, 1859। दूसरा लिखिएगा, बंगाल लगान कानून 1862, 1862। बंगाल लगान कानून 1862। और तीसरा लिखिएगा, बंगाल लगान अपील अधिनियम 1867, 1867। बंगाल लगान अपील अधिनियम
1867, 1867। ये थे आपके जो कानून। सीएनटी आने के बाद स्वतः जो है बंगाल के एक्ट जो थे, बंगाल के जो कानून थे, बंगाल टेनेंसी एक्ट के, वो निरस्त हो जाते हैं छोटा नागपुर प्रमंडल से। ठीक है। अब हम लोग जो है, ये यहाँ तक का आपका बेस था, आधार आप देख रहे थे। अब हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे कि किस चैप्टर में सीएनटी के तहत क्या क्या प्रावधान है। तो पहले इसका जो है परिचय ही लिख लीजिए, किस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है और किस चैप्टर में कौन कौन सी एक्ट हैं, उसको पहले लिख लेते हैं एक सिलसिलेवार ढंग से। उसके बाद फिर उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो पहले तो लिख लीजिए सीएनटी 1908, सीएनटी एक्ट, लिख के डैश दे दीजिए। सीएनटी 1908। टोटल धारा कितने हैं? सीएनटी एक्ट के तहत कितनी धाराएं हैं टोटल? 271 लिखिए। 271। टोटल अध्याय कितने हैं? चैप्टर? टोटल चैप्टर है 19। और अनुसूची 2 लिख लीजिए। धारा 271, अध्याय 19, अनुसूची 2। चैप्टर 1 लिखिएगा। चैप्टर 1 लिखिएगा। पहला अध्याय जो है, यानी अध्याय 1, ये प्रारंभिकी है। अध्याय 1 में प्रारंभिकी है, यानी परिभाषाएं बताई गई हैं, संक्षिप्त नाम और प्रसार आदि इसमें बताया गया है। तो अध्याय 1 में लिखिएगा प्रारंभिकी, ब्रैकेट में परिभाषाएं कर लीजिएगा। ये जो है, इसमें अधिनियम 1 से 3 तक है। ठीक है। इसमें एक्ट जो है टोटल कितने हैं? 1 से 3 तक लिख लीजिएगा। एक से तीन तक। एक चीज ऐड कीजिएगा, वो जो लिखे अभी निरसन जो लिखे ना, ईचागढ़ और चांडिल, उसमें पटमदा भी एक है। ठीक है। पटमदा थाना एक पड़ता है, वो भी लिख लीजिएगा। धनबाद जिला में और सिंहभूम जिला में एक पड़ता है पटमदा थाना। पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल तीनों जगह निरस्त किया गया था। यही आपका अधिनियम 2 में कहता है, जो निरसन है। नेक्स्ट लिखिएगा अध्याय 2, चैप्टर 2। इसमें काश्तकारों के वर्ग का डिफाइन किया गया है। काश्तकारों के कितने वर्ग हैं, ये किस में बताया गया है? अध्याय 2 में। लिख लीजिए। 4 से लेके 8 तक, अधिनियम 4 से 8 तक जो है, वो आपका अध्याय 2 को 2 जो है इसमें ऐड होता है 4 से 8 तक। यानी चैप्टर 2 में 4 से लेके 8 अध्याय तक का वर्णन है। काश्तकारों के वर्ग,
इसमें सब कुछ आपका बताया गया है, पढ़ते जाइएगा 4 से 8 में। काश्तकार का वर्ग है, रैयत का क्या अर्थ होता है, मुंडारी खुटकटीदार क्या है, भूधारक क्या है, ये सारा चीज सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिर। चैप्टर 3 लिखिएगा, भूधारक ऑब्लिक जमींदार। अध्याय 3, भूधारक ऑब्लिक जमींदार। अध्याय 3 में जो है आपका 9 से लेके 15 तक है, एक्ट 9 से लेके 15 तक, चैप्टर 3 में। इसमें भूधारक का अर्थ बताया गया है कि भूधारक कौन है, किसे कहते हैं। यानी भूधारक के लिए क्या क्या प्रावधान है, कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, कब दायी होगा। भूधारक जो है ग्राम मुखिया का लगान का वृद्धि कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कब कर सकता है, इसका क्या क्या क्षेत्र है, ये सारा चीज जो है आपका चैप्टर 3 में वर्णित है। अध्याय 4 लिखिएगा, अधिभोगी। अधिभोगी या दखलकार रैयत। अधिभोगी ऑब्लिक दखलकार रैयत। ये है आपका 16 टू, बहुत लंबा चैप्टर है ये। अब अध्याय 4 जो है आपका बहुत लंबा है, 16 से लेकर के ये 36 तक है, 16 टू 36। यहाँ टोटल अधिभोगी रैयत के बारे में डिफाइन किया गया है, उसके क्या क्या प्रावधान है, टैक्सेशन से लेकर रिलेटेड, और बहुत सारा चीज है उसमें। बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार क्या है, भूस्वामी द्वारा अधिभोगाधिकार के अर्जन का प्रभाव क्या होता है, वृक्ष में अधिभोगी रैयत का क्या अधिकार है, आदि आदि, ये सब सारा चीज इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा अध्याय 4 में। अध्याय 5 लिखिएगा, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, यानी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कौन है, इनका क्या अधिकार क्षेत्र है, ये अध्याय 5 में है आपका। और ये है आपका 37 से लेके 42 तक, 37 टू 42। सॉरी, अध्याय 5 हम लोग देख रहे हैं ना, अध्याय 5 में सिर्फ 37 है, सिर्फ एक अधिनियम है इसमें, खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में। इसकी काश्तकारी की प्रसंगतियां क्या क्या है। अध्याय 6 लिखिएगा, अध्याय 6 में है आपका अनअधिभोगी रैयत और गैर दखलकार रैयत। अनअधिभोगी रैयत ऑब्लिक गैर दखलकार रैयत। गैर दखलकार रैयत, ये है आपका 38 से लेके 42 तक, चैप्टर 6। 42 तक अनधिभोगी रैयत और गैर दखलकार रैयत, इसके बारे में है। नेक्स्ट लिखिएगा, चैप्टर 7, अध्याय 7, अध्याय 7। इसमें लिखिएगा, अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमियां। अध्याय 4 तथा 6 से, अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमियां, इसके तहत अधिनियम 43, सिर्फ एक अधिनियम है 43।
ठीक है। यानी 7 में ये जिक्र होता है कि अध्याय 4 तथा 6 से कौन कौन सी भूमि को छूट प्राप्त है, वो जिक्र चैप्टर 7 में आकर के होता है। नेक्स्ट लिखिएगा चैप्टर 8 अध्याय 8। जोतों और भूधृतियों के पट्टे और हस्तांतरण। भूधृति मतलब जमीन, ठीक है। जोतों और भूधृतियों के पट्टे और हस्तांतरण, ये है आपके इसके तहत एक्ट जो है वो 44 से लेके 51 तक है, 44 से लेके 51 तक। आगे लिखिएगा अध्याय 9। अध्याय 9 लगान के बारे साधारण उपबंध। अध्याय 9 लगान के बारे में साधारण उपबंध, ठीक है। यानी टैक्सेशन के बारे में, इसमें लगान के बारे में टोटल उपबंध बताया गया है कि लगान भुगतान की क्या रीति है, उसके ब्याज के लिए कब रसीद कटेगा नहीं कटेगा, उपायुक्त के न्यायालय में लगान का निक्षेप क्या है, इस तरह से इसमें सारा टैक्सेशन के बारे में बताया गया है अध्याय 9 में। आगे लिखिएगा चैप्टर 9 का क। 9 मैम का इसमें एक्ट एक्ट नहीं है मैम? इसमें 9 में जी हाँ हाँ है ना, लिखिए 51 से लेकर के 63 तक है। गुड, सिंसियर है। 51 से लेके 51 का क लिखिएगा, 51 का क से लेकर के, चूंकि हम लोग चैप्टर 8 में ही देखे कि 51 तक है, 44 से लेके 51 तक है, अब इसमें है 51 का क से लेकर के 63 तक। अगला चैप्टर लिखिएगा 9 का क। बंजर भूमि बंदोबस्त। 9 का क, चैप्टर 9 का क में है बंजर भूमि बंदोबस्त, यानी बंजर भूमि का बंदोबस्ती कैसे होता है, क्या होता है, क्या उसके प्रावधान है, 9 का क में है। इसके तहत 63 का क और 63 का ख है, दो अधिनियम है, 63 का क और ख। आगे लिखिएगा अध्याय 10। अध्याय 10 जब हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे ना चैप्टर वाइज, तो साथ में इसको याद करते चले जाएंगे, बीच बीच में कुछ ट्रिक होगा तो उसको भी हम लोग देते चले जाएंगे, और बिल्कुल उसी समय याद करते चले जाना है ताकि बाद का झंझट ना रहे। और क्लास शुरू होने से पहले ही हम लोग 5 मिनट जो है डेली इसको 7 मिनट रिवीजन कर लिया करेंगे, तो दिमाग में सेट हो जाएगा। अध्याय 10 लिखिए भूस्वामी, और जिनको याद करने का समस्या होगा वो भी हमसे बता दीजिएगा, उनको हम ट्रिक बताएंगे कि याद कैसे किया जाता है। दिमाग में रहता है ना कि कितना भी पढ़ते हैं दिमाग में सेट ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं, इस तरह का भी समस्या होता है, वो हमसे पर्सनली संपर्क कर लीजिएगा। अध्याय 10 लिखिए भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध। भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध।
इसमें जो है कोड़कर जमीन और बेदखली ये सबसे रिलेटेड चीजें बताई गई हैं आपको चैप्टर 10 में। ये है आपका 64 से लेकर के 75 तक। 64 से 75 तक चैप्टर 10 में। आगे लिखिए अध्याय 11 चैप्टर 11। रूढ़ी और संविदा और समझौता। रूढ़ी और संविदा, ब्रैकेट में कीजिएगा परंपरा और समझौता। रूढ़ी और संविदा, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, रूढ़ी और संविदा ब्रैकेट में कर लीजिएगा परंपरा और समझौता, समझने में आसानी होगी। परंपरा और समझौता। अध्याय 12 लिखिएगा। अध्याय 12 अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण। अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण। अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण। चैप्टर 11 में लिखिएगा 76 से 79 का ख तक है। चैप्टर 11 में मेंशन कर लीजिएगा 76 से 79 का ख तक है, 76 से 79 का ख तक। और अध्याय 12 में जो है, जो अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण है, ये है आपका लंबा चैप्टर है। ये अध्याय 12 80 से लेकर के 79 का ख वहां पे आपका 11 में पूरा हो रहा था। ये 80 से लेकर के आपका 100 तक है, लिख लीजिए 100 का क तक, 80 से 100 का क तक। अध्याय 13 लिखिएगा भूमि संबंधी शर्तें। अध्याय 13 भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख। भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख। ये 101 से लेके 117 तक है। 101 से 117 तक। अध्याय 14 लिखिएगा 14 नहीं 12 लिखे ना, 13। हाँ 14। 14 में लिखिएगा भूस्वामियों ऑब्लिक जमींदारों। भूस्वामी मतलब जमींदार, वही एक ही चीज है। भूस्वामियों ऑब्लिक जमींदारों की विशेषायुक्त भूमि के अभिलेख।
भूस्वामियों ऑब्लिक जमींदारों की विशेषायुक्त भूमि के अभिलेख। विशेषायुक्त भूमि के अभिलेख। यह है आपका 118 से लेके 126 तक, 118 से 126। अध्याय 15 लिखिएगा। अध्याय 15 अधिकार अभिलेख तथा खुटकटी अधिकार वाले रैयत। अधिकार अभिलेख तथा खुटकटी अधिकार वाले रैयत, कौमा ग्राम मुखिया अधिकार अभिलेख तथा खुटकटी अधिकार वाले रैयत, कौमा ग्राम मुखिया, कौमा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं। अभिधारी मतलब जमीन धारण करने वाले। अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं। यह है आपका 127 से 134 तक, 127 से 134। एक सौ 127 से 134 तक। अध्याय 16 लिखिएगा। उपायुक्त द्वारा संघीय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। संघीय मतलब समझ रहे हैं, संज्ञान से संघीय बना है, यानी जो संज्ञान में लेने योग्य विषय हैं। उपायुक्त द्वारा संघीय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया संघीय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। ये भी चैप्टर आपका काफी लंबा है। चैप्टर जो 16 है आपका 135 से लेकर के और 229 तक लिख लीजिए। 135 से लेके 229 तक, यानी उपायुक्त से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध क्या अपील किया जा सकता है, जब लगान डिक्री का पास हो जाए तो निष्पादन में क्या किया जाएगा, विक्रय आगम का व्ययन के लिए क्या किया जाएगा, इस तरह का जितने भी प्रावधान है वो सारा इसमें दिया गया है, इसीलिए चैप्टर काफी लंबा है। 16 का क लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा अध्याय 16 का क। बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली। बिहार और उड़ीसा
लोक मांग वसूली अधिनियम बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन 1914 के अधीन लगानों की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया। लगानों के वसूली के संक्षिप्त प्रक्रिया 16 का क में। और इसके तहत जो अधिनियम है वो 229 का क है, सिर्फ 229 का क। आगे लिखिएगा, 2-3 और बचा है। 17, अध्याय 17, इसमें परिसीमा। परिसीमा, ठीक है, लिमिटेशंस इसमें है अध्याय 17 में। ये 230 से लेके 238 तक। आगे लिखिएगा, अध्याय 18। अध्याय 18, मुंडारी खुटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध। मुंडारी खुटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध। ये है आपका अधिनियम 239 से लेके 256 तक। मुंडारी खुटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध 239 से 256 तक। टू 239 से 256। अध्याय 19 लिखिएगा, जो कि अंतिम है। अध्याय 19, अनुपूरक उपबंध। अनुपूरक उपबंध, इसमें संयुक्त